मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तीनों पार्टियां किसकी है? शिवसेना की, राष्ट्रवादी की, कांग्रेस। ठीक है, शिवसेना नहीं देती है, जाने दो। राष्ट्रवादी तो मुसलमान दे सकती, कांग्रेस तो मुसलमान दे सकती, किसी ने भी नहीं दिया। तो एक मुसलमान नाम था, उसका पीछे कर दिया। बैकवर्ड कमीशन में वही हुआ। उन्होंने बोला नहीं, बोले यार अगर ये नहीं हुआ तो सब नहीं, तो पूरा जो ओबीसी का हिंदू हो मुसलमान हो, इनका रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। आज स्थानिक स्वराज्य हुआ, कल तालीम में हो जाने वाला है, कल नौकरियों में हो जाने वाला है। सब जो कुछ भी हमारी 42 साल की चढ़वड़ थी, जो हमने मेहनत की थी, वो खत्म और पानी फिरने वाला है। फिर रिजर्वेशन की बात करो, मुसलमानों को तो मिलता ही नहीं, क्योंकि मराठों को नहीं मिलने वाला है। उनको नहीं मिलेगा तो उन्होंने जैसा कहा कि फिर मुसलमानों को भी नहीं मिलेगा। तो वो जो मिल रहा है वो भी हमारा जाने वाला है। इसके लिए हमारे को जागरूक और बेदारी, और जहां भी जरूरत पड़े, चाहे हिंदू ओबीसी के साथ कंधे से कंधा लगा के जहां हम बुलाते हैं, एक ताकत का मुजाहरा है कि हम अगरचे जिस तरीके से पहला करें, तो गवर्नमेंट को चाहे वो सेंट्रल की हो मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो हमने आज चैलेंज करे कि 2024 बहुत करीब आ रहा है। ओबीसी, हिंदू ओबीसी को मेरा सब चैलेंज करता है कि मोदी को किसने चुना के लाया? सब हिंदू ओबीसी ने लाया है, ब्राह्मणों ने लाए चुन के। उनके वोट है कितने? बाबरी मस्जिद किसने शहीद करा? ये ओबीसी के, हिंदू ओबीसीओं ने। सही बात है, कर रहा कौन? सब कर रहा। मैं बोलता हूँ, डंके की चोट से बोलता हूँ, इसमें रहो, पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, मगर जहां समाज की बात आ जाए, सब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। समाज की बात कोई करता हो तो पार्टी विटी मत देखो कि ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी नहीं। एक जगह आ जाओ, और एक जगह जिस दिन आ जाएंगे, दस्तूर का दिया हुआ हक आपका कोई छीन नहीं सकता। यह मैं दावे के साथ आपसे बात कहता हूं। अगर ये सहूलत मिलती और हमारे बच्चों को ये तालीम मुफ्त मिलती, तो हमारे बच्चे कई IAS और IPS होते थे, जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर है। यही डर और खौफ इन तमाम पार्टियों को है, क्योंकि ये प्रस्ताविक लोग हैं, पार्टियां वाले, जितने भी पार्टियां वाले, जो भी पार्टियां वाले। मैं कोई पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता। जब तंजीम, मैं बोलता ना कि सियासत से मजबूत तंजीम होती है, मूवमेंट होती है, उसको हिलाने की ताकत होती है गवर्नमेंट को। अगर जो तुम्हारी तंजीम है, छगन भुजबल काय को समता परिषद बनाते? भाई एक पार्टी के बहुत बड़े जिम्मेदार हो। क्यों समता परिषद बनाते? क्योंकि वो डराते हैं शरद पवार को कि मेरे पीछे सारी समाज में। सबसे बड़ा समाज जो है यहाँ महाराष्ट्र में या इंडिया में, 52 से 60% ओबीसी है, और SC और ST 22-85%, 70%, 80% हम लोग हैं। और जिस दिन ये मिल जाएगा तो हमारे लोग सब नजर आएंगे ना। कौन नजर आएगा? ये डर और खौफ हर पार्टी को है। हर खौफ को RSS तो बिल्कुल खत्म ही नहीं चाहती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी पार्टियां भी इसीलिए नहीं चाहती क्योंकि सत्ता वो हमारे को हाथ में नहीं देना चाहती। नांदेड़ से आते थे मुसलमान MLA चुन के, ऐसा नहीं है। परभनी से आते थे, नहीं है ऐसा। औरंगाबाद से खासदार चुन के आते थे मुसलमान, अमरावती से आते थे, अकोला से आते थे, रत्नागिरी से आते थे। क्यों सबके टिकट काट दिए गए? भाई क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं, आवाज हम एक नहीं है, हम एक ताकत नहीं बनते, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हमारी एक तंजीम नहीं है। इसके लिए उनको मिलता है हमारा क्या होने वाला है, क्या कर लेने वाले हैं, क्या करेंगे। टाल मटोल किया जा रहा है, 70 साल से नहीं मिला। ये पार्टी उस पार्टी पे इल्जाम लगाती है और वो पार्टी इन पे इल्जाम लगाती है। ये बोलती है कि हमारे पास डाटा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास नहीं है, तुम करो। इनको देना नहीं है असल में। आप ये बोलो हमारे को कि पेरिकल डाटा कब दे सकते? तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, 2 मिनट में आप चाहेंगे सारे कलेक्टर को बोलकर के 1 मिनट में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट दाखिल करो। ये जो स्थानिक स्वराज्य हमारे गए नहीं, घटना का दिया हुआ अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि खाली आप पेरिकल डाटा दो, हमारे को एक एफिडेविट दे दो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, मागास वर्ग आयोग से करा लो। और घटना के 102 ने भी हमारे को पावर से स्टेट को दिया है कि वो कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और वो 7 दिसंबर 1994 को शरद पवार को मजबूरन न चाह के भी, कौन चाहता है मुसलमानों को रिजर्वेशन देना? कौन चाहता? सबने कहा कि जब मुसलमानों की बात आती है तो नहीं, कौन चाहता है? ना चाह के भी उनको 7 दिसंबर 1994 को वो GR निकालना पड़ा। वो GR क्या था?
वो ये वही जियार था कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत। मराठी में हमने वो जियार वैसे ही निकालने लगा है। सिक्योरिटी जो थे सीने पे उनके पत्थर रख के वो जियार निकालना पड़ा उनको, क्योंकि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने वाला था। यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता जे या प्रवर्गातील जात उड़ा दी हमने सर। जात नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो जात बोल के नहीं, वो वर्ग बोल के मिल रहा है, वो क्लास बोल के मिल रहा है, वो पेशा बोल के मिल रहा है। बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, जो भी इस जुमरे में आता है, जो भी इस कैटेगरी में आता है, उसको वो सहूलतें मिलना चाहिए। मैं 1950 से 1994 की बात कर रहा। आज भी हम लड़ रहे हैं। आप मुस्लिम आरक्षण की बहुत बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ते हैं, आपने बड़े बड़े रैलीज निकाले। हाँ, हो रहा क्या है, हमारी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है। जहां हमको लड़ना चाहिए मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए, वहां वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और जहां नहीं लड़ना है वहां हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगरचे वही लड़ाई हम औकाफ के मसले पे लड़ते हैं। औकाफ की जो जमीनात हमारे बाप दादाओं ने, अजदादों ने यहां पर 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन दी है, उसकी लड़ाई अगरचे मुसलमान सही ढंग से लड़ते, हमारे नौजवान अगरचे उसकी सही लड़ते, तो ना ही हमको मुसलमान रिजर्वेशन की जरूरत थी, ना ये ओबीसी के रिजर्वेशन की जरूरत थी। हम खुद गवर्नमेंट चला सकते थे, गवर्नमेंट को दे सकते थे। इतने हमारे बाप दादाओं ने हमारी जायदादें छोड़ी है, वो मेन मकसद को छोड़ दिए और मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में हम कहते मैं मुखालिफत में नहीं हूं। हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जो कुछ ही नहीं मिल रहा है, ना ये मिला ना वो मिला, तो कैसे चलेगा। आप बोल रहे सही बात कर रहे हैं। तो जैसा हिंदुओं को मिलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, दस्तूर का दिया हुआ हक है, भीख नहीं है, खैरात नहीं है, नीच ऊंच के ऊपर नहीं है, जात पर नहीं है। क्योंकि सबको जात 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 समझती थी, वो जात दिमाग से निकलती नहीं थी, वो बिरादरियां दिमाग से निकलती नहीं थी। उनके दिमागों से जात बिरादरियां निकालने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वह एक ही तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने उनके दिमागों में से ये जात और बिरादरी निकालने की बड़े बड़े उलमाए इकराम के साथ बैठ करके बात करके उनकी की, और उन्होंने कहा कि नहीं सही है बेटा, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है, तुम्हें ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है। इसके लिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो हम पटक भी जाएंगे, सर भी पटक जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो मिल रहा है उसको इमीडिएट ले लीजिए, और वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के बेदारी मुहिम के लिए जो स्टेज पे काबिल एहतराम शख्सियतें, आपकी शहर की मारूफ शख्सियतें, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम बिरादरों के सुदूर, ये तमाम काबिल एहतराम शख्सियतें हैं, और हमारे नांदेड़ ज़िला के सदर रिजवान कुरैशी और आए हुए तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये अभी भी इधर आइए। बेदारी मुहिम मुसलसिल 2 महीने से पूरे महाराष्ट्र में चल रही है, और मैं मुसलसिल हर ज़िला हर ताल्लुक़े में जा रहा हूँ। हफीज़ भाई अभी आ गए, कल बसमत में उन्होंने बहुत अच्छा, एक बहुत ही बेदारी वाला एक प्रोग्राम लिया, वहाँ पर हिंगोली में भी और कलमनूरी में भी। वहाँ से फिर मैं आज यहाँ आया और कल दिगलूर जाने वाला हूँ। कुछ ख़ास बातें, बहुत अच्छे लोगों ने जो स्टेज पे से आज जिन लोगों ने तकर्रर की, मुझे बेहद खुशी है कि एक ज़माने में कोई बेदारी नहीं थी, आज इन लोगों में बेदारी पैदा हो गई है और वो बोल रहे हैं और बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। आज जिन हजरात ने भी जो बात कही है, वाकई में मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ कहीं बात ही नहीं होती थी,
आज हमारे मुस्लिम रहनुमा जिनके कहते हैं, मैं नेता नहीं कहता हूँ, रहनुमा कह सकता हूँ, इन रहनुमाओं को ये बात मालूम हो गई है रिजर्वेशंस की, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन आरक्षण हो या चाहे वो ओबीसी का आरक्षण हो, उस पर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर रैलीज निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एक अवेयरनेस और बेदारी वाली बात है। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी से पहले ये बातें की थी। जातों का जो उन्होंने जिक्र किया था कि इस्लाम में जात नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हकीकत है। इस्लाम ने 1400 साल पहले मसावात और बराबरी दी है, हम सब एक है। ये बिरादरियां हो सकते हैं, पेशे हो सकते हैं, ये जातें नहीं हो सकती है। मगर इस मुल्क की ब्राह्मण व्यवस्था ने हमको भी जातों में बांट दिया और हम अपनी बिरादरियों में एक दूसरे से वो छोटा वो बड़ा, ये बिरादरी वाला, ये बिरादरी वाला, ये नहीं, ये वो नहीं, ये सारी बातें। हकीकत में हम सब मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले इशारा देकर के चला गया था ये बात को कि जातें नहीं है। और हमारी भी जो लड़ाई थी यही थी कि मुसलमानों में जात नहीं है, इस्लाम में जात नहीं है। हमको ना ही जात के नाम पर चाहिए ना और किसी चीज पे चाहिए। हमको तो हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो घटना है जिसमें किसी मजहब की बात नहीं, जैसा इन लोगों ने कहा कि मजहब के नाम पर नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे मुकर्रिरीन ने अभी ये बात की कि मजहब के नाम पर नहीं दिया जा सकता। तो हमारा भी कहना यह था कि हिंदू ओबीसी को मजहब के नाम पे कैसा दिया जा सकता है, मुसलमानों को भी पेशे के एतबार से मिलना चाहिए। ये जात पात नहीं है, ये पेशे है। यही लड़ाई थी। इस लड़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ना पड़ा 15 साल मुसलसिल, चूंकि मुसलमानों को ही समझाना पड़ रहा था। मुसलमानों को बड़ी गलतफहमी थी इस बारे में। मुसलमान अलग अलग बातों का शिकार हो गया था और उन लोगों को अलग अलग तरीके से बहकाया गया, बोला गया। हमने सबको एक स्टेज पर लाया। मरहूम वली रहमानी को भी लाए, उनको भी बताया। मौलाना अरशद मदनी है, उनको भी हमारे स्टेज पे लाए। बदरुद्दीन अजमल है, उनको भी हमने स्टेज पे लाए। जमात इस्लामी के सारे जिम्मेदारान, उनके ऑल इंडिया के सदर हैं, उनको भी लाया, उनको भी समझाया। और अभी नदवी साहब चले गए, जब ये पढ़ रहे थे तो हमने लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था 1997 में। उस वक़्त मरहूम अली मियां नदवी साहब जिंदा थे। जिस वक्त हमने लखनऊ में प्रोग्राम लिया उस वक्त भी ये बातें फैलाई गई कि कोई महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी नाम का आदमी आया है और वो फिरकों में बांट रहा है, बिरादरियों में बांट रहा है। अली मियां नदवी साहब के साथ हम मिले, उनसे भी हमने बात की। आज वो हमें मौजूद नहीं है और उन्होंने जब बात सुनी और जब हमने दस्तूर की और घटना की बात की, उनकी बात समझ में आई। उन्होंने कहा हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, आप जो काम कर रहे हैं वो सच्चा बहुत सही है और हम जरूर आपका, जैसा शफी कुरैशी साहब ने अभी कहा कि हम आपके साथ हैं, बड़ी बात है। उन्होंने भी उस वक्त कहा। इन सारे उलमाए किराम को एक जगह लाया, एक स्टेज पे लाया हमने। किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी तहजीब ने, जो गलत फहमियाँ थी दूर करने के लिए। मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं है, मगर हुआ क्या मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में? एक साहब ने कहा 1950 की बात जो कही बिल्कुल हकीकत है कि 1950 में अभी दस्तूर बना ही नहीं था, 3-4 महीने के अंदर ही है उसमें अमेंडमेंट ला लिया। मगर अभी उनको भी ये मालूम नहीं कि कैसा अमेंडमेंट ला लिया। उनमें यह है कि ये सहूलतें जो आएंगी सिर्फ हिंदुओं को मिलेंगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, गैर दस्तूरी है, मगर उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई।
जैसे शेड्यूल कास्ट की सहूलतें मिलना चाहिए थी कुरैशियों को और 3-4 जमातें हैं उनको, उस वक्त ही उनको 3-4 महीने के अंदर पता चल गया कि अगरचे इनको ये सहूलतें दी जाएंगी तो लोकसभा में सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएंगे, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएंगी, लोग इनको चुन करके देंगे। इसके लिए अमेंडमेंट ला लिया गया और वो आज भी हिंदुओं के नाम पर चल रहा है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। सारी हुकूमतें अपना मुंह छुपा कर खामोश बैठी हुई है, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि मुसलमानों का मसला था। किसी और का होता, सिखों का हुआ, सिखों ने आंदोलन किया, हम हिंदू नहीं है। नौ बुद्धों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, झगड़ा किया, हम हिंदू नहीं है, हम नौ बुद्ध है। सिखों ने कहा हम भी नहीं हिंदू है, उनके लिए अमेंडमेंट हो जाता है। 55 में 89 में उनको सहूलतें मिलती है, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं? मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं था, हालांकि बड़े काबिल एहतराम शख्सियतें थी। मुस्लिम रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह को भेजा था और पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करवाया था। ये तारीख और ये आपको सारी मालूमात होना चाहिए। हमने क्यों ओबीसी बनाया, मैं उसके लिए वो बैकग्राउंड में आपको बात करना चाह रहा हूं। चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने जब इंदिरा गांधी को अपनी रिपोर्ट ला करके दी, पेश की, आज से तकरीबन 30 साल 35 साल 40 साल पहले की रिपोर्ट है वो, और उन्होंने कहा कि मैडम मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देना चाहिए। सच्चा और कमजोरी तो बहुत बात की बात आई, ये बात किसी को मालूम नहीं है, और यही बेदारी का काम मैं कर रहा हूं। मैं बताता हूं, मुसलमानों का अवेयरनेस लाने की बात करता हूं। चीफ हिदायतुल्लाह ने ये कहा कि इनको मिलना ये दलितों से भी 10 गुना पीछे है, 30 35 40 साल पहले वाला। क्या हुआ? डेट फिश, कोई बात नहीं, मुशावरत बनी, डॉक्टर जलील साहब ने मजबूर कर दिया हुकूमत को। उस वक्त भी रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल सकता था, नहीं दिया गया। सैयद शहाबुद्दीन बहुत काबिल आदमी थे, IAS IRS थे, मेंबर पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा थे, बहुत होशियार आदमी था। उन्होंने भी बहुत कोशिश की मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए, मगर उनको पता चला कि नहीं हो सकता है। हमारी बड़ी मुखालफत रही बहुत जमाने तक। क्या मेरी नौजवानी थी और मैं ओबीसी की बात करता था और उनको समझाता था। एक बार मैंने जाके उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए सैयद शहाबुद्दीन साहब, आप बहुत काबिल आदमी हैं, मैं आपके उतना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं एक मूवमेंट, एक तंजीम चलाने वाला हूं। मैं बता रहा हूं कि ये चीज मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ये नहीं देने वाले हैं। वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है, गैर दस्तूरी है। बोले बेटा कैसा होना, फिर कैसे करेंगे आप? मैं बोला ये रास्ता हमारे लिए बहुत बड़ा है ओबीसी वाला, हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जो कुछ ही नहीं मिल रहा है, ना ये मिला ना वो मिला, तो कैसे चलेगा? आप बोल रहे सही बात कर रहे हैं। तो जैसा हिंदुओं को मिलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, दस्तूर का दिया हुआ हक है, भीख नहीं है, खैरात नहीं है, नीच ऊंच के ऊपर नहीं है, जात पर नहीं है। क्योंकि सबको जात 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 समझती थी, वो जात दिमाग से निकलती नहीं थी, वो बिरादरियां दिमाग से निकलती नहीं थी। उनके दिमागों से जात बिरादरियां निकालने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वह एक ही तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने उनके दिमागों में से ये जात और बिरादरी निकालने की बड़े बड़े उलमाए इकराम के साथ बैठ करके बात करके उनकी की, और उन्होंने कहा कि नहीं सही है बेटा, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है, तुम्हें ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, इसके लिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो हम पटक भी जाएंगे, सर भी पटक जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, जो मिल रहा है उसको इमीडिएट ले लीजिए। और वही हुआ। 15 साल मेरी नौजवानी की जिंदगी की 78-80 के बाद जो मंडल कमीशन की बात करते हैं, मुसलमानों को समझाने में, उनमें बेदारी लाने में, उनके खिलाफ में जो बातें चल रही थी, हमारे बारे में भी जो खिलाफ बातें चल रही थी, उनको समझाने में 15 साल लगे। और जिस दिन उनको 15 साल के बाद समझ में आ गई, और महाराष्ट्र का जो GR जिसकी आप बात कर रहे हैं, जबकि यहां की सारी मिनिस्ट्री उसके खिलाफ थी,
शरद पवार ने हमको बुला के बोला कि यार ये तो सारे लोग तुम्हारे खिलाफ है। मतलब साहब क्या है, अभी भी उनके जहनों से वो बातें नहीं गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, बोले क्या है, मतलब हम कुछ नहीं मांग रहे, दस्तूर का दिया हुआ हक मांग रहे हैं। और ये लोगों को मैं समझाता और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरूर कीजिए। मजहब के नाम पर मिल सकता है क्या? शरद पवार जी से हमारा सवाल था, बोले नहीं मिल सकता। हम कहां मारूंगे मजहब के नाम पर? मैं भी तो ये कह रहा हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि माली भुजबल है उसको मिल सकता है, तो बागवान को क्यों नहीं मिल सकता है? बात बहुत होशियार आदमी थे, समझ में आई तो बराबर कह रहा है। और ये दस्तूर का हक है, और आइन ने कहीं ऐसा नहीं कहा। जो कमीशन मंडल तो बाद में बना, वो एक कमीशन बनाना था, और कमीशन ने कहीं ऐसा नहीं कहा, कहीं राष्ट्रपति ने उसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये सहूलतें सिर्फ हिंदू ओबीसी की होंगी, मुसलमानों के लिए नहीं। वहां कहीं नहीं। इस मुल्क का रहने वाला कोई भी शहरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको ये सहूलतें देना चाहिए। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में जब दस्तूर बना रहे थे, जिसको आर्टिकल कलम 340 जैसा 341-42 की बात किए, वैसी तरतूद 340 की है कि यहां कोई मजहब कोई धर्म नहीं, इस मुल्क का रहने वाला कोई भी शहरी है। और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, और वही लड़ाई हमने अपने उलमाओं को, अपने रहनुमाओं को, अपने लीडरों को बताई। मगर पॉलिटिक्स सियासत है ना, सियासत मक्कारी का नाम है, और सियासत में हमेशा मक्कारी से काम लिया जाता है, साफ सुथरा नहीं हो सकती है। वोट को भी कैसा लेते हैं, आपको कैसा बहला फुसा के कैसी कैसी बातें करके लेते हैं, आपको मालूम है। मूवमेंट, तंजीम, तहरीक, हिंदुस्तान आजाद कैसा हुआ? तहरीक से हुआ। तहरीक में, मूवमेंट में, चळवळ में इतनी ताकत होती कि वो गवर्नमेंट को हिला सकता, मजबूर कर सकता, और गवर्नमेंट को होना पड़ता, और होना पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और वो 7 दिसंबर 1954 को शरद पवार को मजबूरन, ना चाह के भी, कौन चाहता है मुसलमानों को रिजर्वेशन देना? कौन चाहता? सबने कहा कि जब मुसलमानों की बात आती है तो नहीं, कौन चाहता है? ना चाह के भी तमाम आप लोगों के जो मेरे को साथ था, 80 से 93 तक मंडल आयोग के इम्प्लीमेंट अमल बजाई तक हमने महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान पूरा फिरे हम, वो मंडल आयोग के इम्प्लीमेंट। मगर हम मुसलमानों की रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र में, यकीन नहीं आएगा आपको, 3000 मीटिंगें हमने ली, 3000 15 साल, जिसमें मेरे साथ हमारे हिंदू भाई भी थे। विलास सोनोने पर मर गया, कपिल पाटिल थे, मेरे गुरु जो मेरे जिसको उस्ताद कहता हूं, एडवोकेट जनार्दन पाटिल, ये सब मेरे लोग मेरे साथ थे और घूमते थे। 15 साल मुसलसिल मेहनत करने के बाद 7 दिसंबर 1954 को उनको आया कि नहीं, इनको तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों का साथ एक बड़ी ताकत, उनको डर न लगा कि अगरचे ये बहुत मजबूत हो जाएंगी तो हमारी कुर्सियों को खतरा है, लाख है, हमारी पार्टियों को खतरा है। इसके लिए ना चाह के भी मजबूरन उनको 7 दिसंबर 1954 को वो जीआर निकालना पड़ा। वो जीआर क्या था? वो वही जीआर था कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, मराठी में हमने वो जीआर वैसे ही निकालने लगा है। सिक्योरिटी जो थे सीने पे उनके पत्थर रख के वो जीआर निकालना पड़ा उनको, क्योंकि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने वाला था। यापुढे कोणत्याही धर्माचं बंधन न लावता जे या प्रवर्गातील जात उड़ा दी हमने सब। जात नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो जात बोल के नहीं, वो वर्ग बोल के मिल रहा है, वो क्लास बोल के मिल रहा है, वो पेशा बोल के मिल रहा है। बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, जो भी इस जुमरे में आता है, जो भी इस कैटेगरी में आता है, उसको वो सहूलतें मिलना चाहिए। और जब से हमारे दरवाजे रिजर्वेशन के, जो हम मुस्लिम आरक्षण की बात लड़ रहे थे 1950 से, जिससे हिदायतुल्लाह की बात की, बड़ी बड़ी बातें की, सब कुछ हुआ, नहीं मिला। मगर 7 दिसंबर 1994 एक ऐसा दिन था जहां मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और आरक्षण के दरवाजे खुल गए।
1995 से 1950 से 1994 तक के हालात देखिए और 1994 से 2021 तक हालात देखिए। कितने बच्चे डॉक्टर बने, कितने बच्चे इंजीनियर बने, कितने बच्चे नौकरियों में लगे, कितने जजेस, सैकड़ों जजेस। आईएएस का लड़का अभी बना, एक भी नहीं है महाराष्ट्र में अभी तक मुसलमानों में। अभी परसों के दिन जालना के करीब एक बच्चा तेली समाज का है, आईएएस 22 साल की उम्र में डायरेक्ट कलेक्टर बना, अगर उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट कभी भी नहीं बन सकता था जिंदगी में। कहीं का आईपीएस, जितने महाराष्ट्र में मेयर बने वो ओबीसी के, चाहे वो कोल्हापुर का हो, चाहे वो सांगली जहां से महाराष्ट्र का पूरा राजकारण चलते, 4 मुसलमान मेयर बनाए गए। आपका नांदेड़, शोलापुर, मालेगांव, औरंगाबाद, क्या था औरंगाबाद में? शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कारपोरेशन थी। वहां कौन बनता है मेयर? एक रशीद मामू रिक्शा चलाने वाला। ये रिजर्वेशन ने रास्ते खोल दिए और यही काम जो हम एक जमाने से सोच रहे थे करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की जो रिजर्वेशन मांग रहे थे, हमारे को पता था, हम एक, अल्लाह ने मुझे एक दूर अंदेशी दी थी, अल्लाह ताला की तरफ की बात है ये, कि अल्लाह ने मुझे एक बहुत बचपने के अंदर छोटे से पन में, लड़कपन में एक दूर अंदेशी दी थी, ये नहीं होगा तुम ये लड़ाई लड़ो तो यहां मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है। और ये अल्लाह की देन है कि मैं वो लड़ाई में साबित हुआ और उसके बाद से सारी सहूलतें आपको मिलना चाहिए। ये जो कुछ मिल रहा है आज आपको, जो कुछ मिल रहा था, मिल रहा है। कितने बच्चे डॉक्टर होंगे, कितने, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं 1950 से 1994 की बात कर रहा। आज भी हम लड़ रहे हैं। आप मुस्लिम आरक्षण की बहुत बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ते हैं, आपने बड़े बड़े रैलीज निकाले। हाँ, हो रहा क्या है? हमारी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है? जहां हमको लड़ना चाहिए मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, और जहां नहीं लड़ना है वहां हम वो लड़ाई लड़ रहे। अगरचे वही लड़ाई हम औकाफ के मसले पे लड़ते हैं। औकाफ की जो जमीनात हमारे बाप दादाओं ने, अजदादों ने यहां पर 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन दी है, उसकी लड़ाई अगरचे मुसलमान सही ढंग से लड़ते, हमारे नौजवान अगरचे उसकी सही लड़ते, तो ना ही हमको मुसलमान रिजर्वेशन की जरूरत थी, ना ये ओबीसी के रिजर्वेशन की जरूरत थी। हम खुद गवर्नमेंट चला सकते थे, गवर्नमेंट को दे सकते थे। इतने हमारे बाप दादाओं ने हमारी जायदादें छोड़ी है, वो मेन मकसद को छोड़ दिए और मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में हम कहते हैं। मैं मुखालिफत में नहीं हूं। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता हूं, कभी भी नहीं। ये मालूम ही नहीं बैकग्राउंड मैंने कैसे कैसे लोगों को, मौलाना अरशद मदनी को लाया, वली रहमानी को लाया, बदरुद्दीन अजमल को, सबको लाया, उनको समझाया, उनके समझ में आई, हाँ भाई सही बात है। तो इस तरीके का रिजर्वेशन जो मिल रहा है हमारे को आज कई जमाने के बाद, 1950 में जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसके बाद कोशिश की गई नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का मसला ऐसा ये नहीं है, महाराष्ट्र में पहली बार, इसके पहले भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में 1984 के अंदर गवर्नमेंट ने आर्थिक निकष के ऊपर, जैसा आज मराठों की बात चल रही है ना, आर्थिक निकष माशी 84 में केस हुआ, गवर्नमेंट को लथाड़ा सुप्रीम कोर्ट ने और उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया जो आर्थिक निकष पे दिया गया था। 84 की बात कर रहा हूं मैं, आप 84 की सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। मंडल आयोग का क्या हुआ ये समझ लीजिए कि जैसा वीपी सिंह ने किया वैसे एज इट इज उस पर अमलावरी होना चाहिए था, नरसिम्हा राव ने नहीं किया। क्या किया नरसिम्हा राव ने? आर्थिक बेसिस पर एक जीआर निकाल दिया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो आज रिजर्वेशन की बात हो रही है मराठा को आर्थिक पर और माशी तौर पर, 51 और 52 और 93 में 9 जजेस के बेंच ने वो जजमेंट दिया कि आर्थिक बेसिस पर नहीं दिया जा सकता, ये सामाजिक बेसिस पर दिया, रिजेक्ट किया। और मंडल आयोग वहां से लगा। मंडल आयोग ऐसी होना था, उसमें हमको 2% 5% भी नहीं मिल रहा है, अगर जो सब मिल जाता तो हमारी तकदीरें खुल जाती थी। एससी को और एसटी को हजारों करोड़ों का बजट है, मगर चूंकि हमारी मर्दमशुमारी नहीं करके हमारे को बजट नहीं है। आज उनको 35,000 करोड़ 80,000 करोड़ मिलता तो हमको 150 करोड़ से ज्यादा मिलता था। हमारा बच्चा कोई मुफलिस नजर नहीं आता था,
हम सब कारखानेदार होते थे, मगर जानबूझकर के वो नहीं किया गया, नहीं की जा रही है। मैं जो मेन मुद्दे पर आपको आगे आने वाला हूं आज की जो बेदारी के लिए, वो मुद्दे पर अब आपको आने वाला हूं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह नहीं है। बजट ही नहीं, कोई स्कॉलरशिप नहीं। आज SC ST को फ्री तालीम, जाओ हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको तालीम मुफ्त। OBC का क्या है? शेड्यूल ट्राइब आदिवासी का क्या है? उनको मिलता है, और OBC को क्यों नहीं? इनको भी मिलना चाहिए, ये भी पसमानदा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी वजह यही है कि जो 1931 की बात की गई है कि हमारी यहां मर्दमशुमारी OBC की हुई थी, उसके बाद नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई। 70 साल ये हुकूमतें हमको धोखा दे रही हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। ये हुकूमतें हमको धोखा दे रही है। 70 साल से हर साल, हर 10 साल को सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, SC की होती है, ST की होती है, झाड़ों की होती है, गधों की होती है, घोड़ों की होती है, घरों की होती है, सबकी होती है। हम इंसान OBC उनकी नहीं होती है। क्या वजह है? क्यों नहीं करती कोई गवर्नमेंट? वजह क्या है? वजह उनको मालूम है कि इस समाज का अगरचे एक बार जनगणना हो जाए, जातीय जात न्याय जनगणना जिसको बोलते हैं, OBC की मर्दमशुमारी है, तो जिस तरीके से रिजर्वेशन मिला, 35-50 साल से जो सरपंच बना था उसको हटना पड़ा, जो मेयर बन के बैठा था उसको हटना पड़ा, जो कारपोरेटर था उसको हटना पड़ा। बंबई में सारे कारपोरेटर OBC के हैं। जिस दिन जनगणना हो जाएंगी उस वक्त OBC की तकदीर खुल जाएगी, और इस मुल्क में कोई राज करेगा तो OBC का ही होगा। OBC को बजट मिलेंगे, उनके क्यों रखा गया था ये आर्टिकल 340 की बराबरी में लाने के लिए, सबके लिए। क्या था, जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त ये बात सामने थी कि SC की हालत बहुत खराब है, ST की भी है, उसके साथ OBC भी है, और इनको अगरचे तालीम में आगे जाना है, रोजगार में आगे जाना है, तो इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो ये आगे नहीं होते। उसके लिए ये अमेंडमेंट, ये तरतूद दस्तूर में 1950 में की गई थी। क्या उस पर अमलावरी अगर अमलावरी हो जाती तो आज इस मुल्क के अंदर ये OBC समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कहीं गरीब नजर नहीं आता, कोई बगैर तालीम वाला नहीं दिखता। ज्योतिबा फुले ने 1887 में ये लड़ाई लड़ी थी कि हमको अंग्रेजों से मुफ्त तालीम दो करके इन लोगों को, और यही था एक कि इन सब को आज हम पिछड़े क्यों हैं। हमारे बच्चे IAS ऑफिसर, जो मैंने महाराष्ट्र में बोला कि एक महाराष्ट्र में एक IAS ऑफिसर मुसलमान नजर नहीं आता, IPS बाहर के आते हैं, क्यों नहीं होगा? अगर जी ये सहूलत मिलती और हमारे बच्चों को ये तालीम मुफ्त मिलती तो हमारे बच्चे कई IAS और IPS होते थे, जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर है। यही डर और खौफ इन तमाम पार्टियों को है, क्योंकि ये प्रस्ताविक लोग हैं, पार्टियां वाले, जितने भी पार्टियां वाले, जो भी पार्टियां वाले। मैं कोई पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये सारे पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये अगर हो जाएंगे तो हमारा क्या है, सारे MLA हम बन जाएंगे, सारे MP हम बन जाएंगे। ये आपकी ताकत थी जो आपने मुझको दिया था, सबने मिलकर। कांग्रेस जैसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका 150 साल का इतिहास है, तारीख है, 99 में उसको मजबूर होना पड़ा ये तुम्हारी OBC की ताकत देखकर। जब तुम सब बिरादरियां एक साथ आ गए, अलग अलग गुटों में नहीं बटे, एक साथ आ गए, एक ताकत बन गए, उस वक्त कांग्रेस जैसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको मजबूर होना पड़ा, और मजबूर होके उसको ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन के सदर शब्बीर अहमद अंसार को बुलाया। अरे नहीं, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, हम आपके साथ अलायंस करना चाहते। कभी किसी के साथ अलायंस नहीं, आज भी नहीं बोलते हो। आज के हालात में तो होना चाहिए, मगर आज भी बोलते नहीं हम अलायंस नहीं करेंगे। उस वक्त मजबूर होना पड़ा। सोनिया जी ने हमको बुलाया और बुला करके 5 टिकट दिए। शंकरराव चौहान होम मिनिस्टर थे यहां पर, माधवराव सिंधिया
बहुत काबिल आदमी थे, वो प्रभारी थे महाराष्ट्र के। होम मिनिस्ट्री की तरफ से माधवराव सिंधिया के बंगले में जब हमारी मीटिंग हुई और जब परभनी की बात आई तो हमारे होम मिनिस्टर ने बोला नहीं नहीं दे सकते हम मुसलमानों को, नहीं नहीं परभनी हमारा अपना हक है। बहुत कम लोगों को मालूम क्या लड़ना पड़ा मुझे उस वक्त सांगली में। वसंत दादा का बेटा प्रकाश बाबू पाटिल, नहीं यहां मुसलमान को कैसे दे सकते, नहीं भिवंडी में नहीं। माधवराव सिंधिया लड़ गए, बोले नहीं ओबीसी बहुत बड़ी ताकत है, कांग्रेस हार जाएंगी, जैसा पहले गई थी 95 से 99 तक बीजेपी और शिवसेना की थी। हम इनके साथ अगर अलायंस नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। उन्होंने अलायंस किया। पहले इतिहास तारीख जब तंजीम में बोलता ना कि सियासत से मजबूत तंजीम होती है, मूवमेंट होती है, उसको हिलाने की ताकत होती है गवर्नमेंट को। अगर जो तुम्हारी तंजीम है, छगन भुजबल काय को समता परिषद बनाते, भाई एक पार्टी के बहुत बड़े जिम्मेदार हो, क्यों समता परिषद बनाते? क्योंकि वो डराते हैं शरद पवार को कि मेरे पीछे सारी समाज है मेरा। धनगरों का देखिए और सबका देखो, देखो मुसलमानों के अंदर का ऐसी कोई तंजीम नहीं, कोई टिकट नहीं मिलता किसको भी। मराठवाड़ा में कम से कम 8 MLA होना चाहिए, एक है वो भी शिवसेना से आया सिल्लोड से, 8 होना चाहिए। विदर्भा में से एक भी नहीं है, टिकट ही नहीं देते, चुन के नहीं आता। पश्चिम महाराष्ट्र में हसन मुशर्रफ अपनी ताकत पे आता है, 6% मुसलमान है, उसकी ताकत पे चुन के, और खाली बंबई में, बाकी है कहाँ, किधर है? टिकट ही नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया सत्तार सेठ को? भाई तुम्हारे पास भी तो आमदार हारते ना, वो हार जाते थे क्या? नहीं हार जाते, अरे हारने दो ना, हमको टिकट क्यों नहीं देते? कितने टिकट दिए थे असेंबली में? नहीं नहीं, मैं कोई पार्टी का उल्लेख करने वाला नहीं, मैं कोई की बात नहीं करने वाला हूं, मगर नहीं, क्योंकि ये हमको ताकत नहीं देना चाहते। जो मैं बता रहा हूं कि ओबीसी का मसला अगर इस तरीके से हल हो जाए तो यही नहीं, क्षेत्र जो मंडल कमिश्नर रिकमेंडेशन दिया था, आमदार भी जैसे कारपोरेटर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे। और सबसे बड़ा समाज जो है यहां महाराष्ट्र में या इंडिया में 52 से 60% ओबीसी है, और एससी और एसटी 85% 70% 80% हम लोग हैं। और जिस दिन ये मिल जाएगा तो हमारे लोग सब नजर आएंगे ना। कौन नजर आएगा? ये डर और खौफ हर पार्टी को है, हर खौफ को आरएसएस तो बिल्कुल खत्म ही नहीं चाहती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी पार्टियां भी इसीलिए नहीं चाहती क्योंकि सत्ता वो हमारे को हाथ में नहीं देना चाहती। नांदेड़ से आते थे मुसलमान एमएलए चुन के, ऐसा नहीं है। परभनी से आते थे, नहीं है ऐसा। औरंगाबाद से खासदार चुन के आते थे मुसलमान, अमरावती से आते थे, अकोला से आते थे, रत्नागिरी से आते थे। क्यों सबके टिकट काट दिए गए? भाई क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं आवाज, हम एक नहीं है, हम एक ताकत नहीं बनते, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हमारी एक तंजीम नहीं है। इसके लिए उनको बोलते हमारा क्या होने वाला है, क्या कर लेने वाले हैं, क्या करेंगे? मूवमेंट होना, तंजीम होना चाहिए, तहरीक होना चाहिए, जो हलाने वाले, जो अपने हुकूक जो दस्तूर ने हमारे दिए, वही काम ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी हासिल कर 99 में हुआ। और मैं बता रहा हूं आपको कि उसका कांग्रेस को फायदा पहुंचा। कैसे पहुंचा? कोंकण डिवीजन में 39 सीट थे, 39, जैसा मराठवाड़ा में 48 है, 39 थे। कांग्रेस एक भी चुना के नहीं लाई, सिर्फ अगर जो कोई चुन के आया उन 39 में तो एक ही था मुस्लिम ओबीसी का, मुस्लिम ओबीसी का आमदार 39 में से। और ये बात माधवराव सिंधिया को मालूम थी कि इनके साथ अलायंस नहीं हुआ तो कांग्रेस का सफाया 99 में हो जाएंगे, जो बाद में 15 साल हुकूमत में बैठे। मीरठ जैसी जगह आली जनाब दिलीप कुमार मरहूम जो 14 साल हमारे साथ रहे, डबल रोटी बेचने वाला, साइकिल पे फिरने वाला, कुछ नहीं, आमदार बनता है ओबीसी का। लियाकत अंसारी आप वो क्या था क्या नहीं थी अल्लाह की बात है। दिलीप कुमार को तो हमने वहां भी लाए थे, वो बिल्कुल नया था, पॉलिटिक्स मालूम नहीं थी, लोगों से मेल जुलाल नहीं था, कुछ नहीं था, क्या नहीं थी, बहुत सारी कमजोरियां थी, फिर भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाला। जब वहां पर धतूरे चुन के आया तो कांग्रेस के सारे आमदार चुन के आए, और आज देखो वहां धतूरे नहीं है तो सारे आमदार बीजेपी के आए हुए हैं। यह है ताकत ओबीसी के अंदर, और यह है मालूम पार्टियों को, सब पार्टियों को मालूम।
आज अगरचे वो इनका अलायंस करते हैं तो उनको मालूम है कि इनके एमएलए चुन के आने वाले हैं और ये बात होने वाली। खैर, अब बात बहुत बढ़ गई है, मैं मेन मौजू पे आता हूँ कि भाई ये जो हमारा रिजर्वेशन जो हुआ, ख़त्म हुआ, क्यों हुआ? ये सब गवर्नमेंटों की बदमाशियाँ है, ये धोखा है, हमको गुमराह करने वाली बातें हैं, टाल मटोल है, टाल मटोल किया जा रहा है। 70 साल से नहीं मिला। ये पार्टी उस पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है और वो पार्टी इन पे इल्ज़ाम लगाती है। ये बोलती है कि हमारे पास डाटा नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास नहीं है, तुम करो। इनको देना नहीं है, असल में हमको टाल मटोल करना है और बढ़ा देना है, कैसा भी, कुछ भी करके, कैसा भी। 70 साल हो गए, खामोश बैठे हैं, चल रहा है, चल रहा है। अब पूरे महाराष्ट्र में पूरे जो हिंदू ओबीसी है, चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, सब में जागृति आ गई है, बेदारी आई, रोड पर आ गए। वो बोले नहीं, ये रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए स्थानिक स्वराज। सबसे पहला स्टेटमेंट देने वाला महेश था। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए, कोई हिंदू ओबीसी का लीडर नहीं था, ये रेडीमेड हिंदू ओबीसी के लीडर है सब, पूरे छगन भुजबल हो, कोई भी हो, वडेट्टीवार हो, सब कुछ नहीं। इन्होंने कभी मंडल की लड़ाई नहीं लड़े, इनको मालूम भी नहीं है। आते आकर के बोल रहे ओबीसी के नेता है बोलकर। छगन भुजबल शिवसेना में थे, वो तो समंदर में मंडल रहे कुछ बलर। समता परिषद हमने बना के दी, भुजबल साहब के मुंह पर बोलता, सामने बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमने बना के, हमारे गुरु ने बना के दिया। ये सब ढोंगी है और ये कुछ नहीं चाहते हैं। अभी नासिक में मेरे 7 दिन से मेरे प्रोग्राम चल रहे थे, 14 जिले, एटीएम वालों ने बहुत साथ दिया, वहाँ पर सभी लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से नासिक में मेरे दौरे चल रहे थे अभी। तो ये आज जो हमारे साथ चल रहा है, ये भी फिर एक बड़ा धोखा है। ये बेदारी मुहिम हमने इसीलिए कहा कि आज भी हम सो जाएंगे तो जैसा 70 साल से हो रहा है ऐसा ही आगे होने वाला। ये पेरिकल डाटा है क्या? वहां वो नहीं दे रहे और यहां नहीं दे रहे। स्टेटमेंट दे देना आसान है भुजबल साहब को कि 11 में गवर्नमेंट के पास था, वो नहीं दे रहा। अरे 11 में था तो 14 तक तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही थी? क्यों नहीं दी उन्हें डेटा? मुंडे साहब मर गए, शरद यादव और रामविलास पासवान सबके साथ हमने एक लड़ाई लड़के पार्लियामेंट को हलाया था बहुत जोरदार तरीके से। वहां क्या हुआ? डिक्लेयर कर दिए और धोखा दिए। और जब जाके हमने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा तो बोला नहीं, गवर्नमेंट ने तुमको धोखा दी। सबके सब लीडर परेशान हो गए, अरे क्या हो गया हमारे साथ? होना तो 10-11 में हो गया था, डिक्लेयर हुआ था कि हो गई ओबीसी की जनगणना, मर्दमशुमारी हो गई है। फिर कहां रोकी? किसने रोका? किसकी गवर्नमेंट थी? और कहां से डाटा था? कहां से डाटा जमा? इनके पास कहां से आंकड़े आ गए? वो फडणवीस उनको बोलता है, ये इनको बोलते हैं, यानी एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको ओबीसी लोगों को बेवकूफ बना रहे, सरासर गुमराह कर रहे हैं। मैं साफ बोलता हूं, ये धोखा दे रहे हैं। आज हमको जागरूक होना चाहिए और बेदारी मुहिम का मतलब यही है। और मैं जो फिर रहा हूं यही मुहिम लाते हुए कि देखिए 2011 में जात न्याय जनगणना जिसको बोलते हैं ओबीसी की मर्दमशुमारी हर 10 साल को होती है, हर एक की होती है। अब ये वक्त आया हुआ है, ये वक्त भी अगरचे हम सो गए, हम सारी पार्टियों को बोलते थे। आज यहाँ पर हिंदू ओबीसी का मेला हुआ था, सुबह में मुझे को बुलाए थे सारे एससी एसटी, बहुत काबिल लोग आए थे। जब उन्होंने मुझको सुना दे रहा हमने तो ये लड़ाई नहीं लड़े यार, अब अंसारी साहब सब आके मेरे साथ एक आज सुबह अगरचे आप आते कोई देखता तो आपको यकीन होता है कि अपना नेता कैसा नेता, अपना रहनुमा कैसा, अपना रहनुमा कैसा है कि हिंदू लोग क्या उसके साथ वो करते हैं कि लड़ाई लड़ने वाला तो ये था यार, हमने तो कभी लड़ाई नहीं लड़े। बोलते हैं ना कि मंडल की लड़ाई ये लोगों ने लड़े नहीं, किसी ने भी नहीं लड़ा। लड़ाई हमने लड़े, हम जेल में गए, मेरे साथ 60 खासदार थे जेल में, यकीन नहीं होगा। लड़ाई हमने लड़े, लाए हमने, और आज भी ये ढकोसला देने की कोशिश कर रहे हैं। आज ढोंग कर रहे हैं दोनों पार्टियां हमको बेवकूफ बनाने की। मैं लोनवाड़ा में जब वडेट्टीवार का प्रोग्राम हुआ, वडेट्टीवार सामने बैठा हुआ था, वो हमारे यवतमाल वाले मानिकराव ठाकरे थे, छगन भुजबल थे, सबके सामने बोला सब धोखा है, सब धोखा दे रहे हैं। ये नहीं, आप ये बोलो हमारे को कि पेरिकल डाटा कब दे सकते, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, 2 मिनट में आप चाहेंगे सारे कलेक्टर को बोल करके 1 मिनट में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट दाखिल करो। ये जो स्थानिक स्वराज्य हमारे गए नहीं, घटना का दिया हुआ अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि खाली आप पेरिकल डाटा दो, हमारे को एक एफिडेविट दे दो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, मागास वर्ग आयोग से करा लो। और घटना के 102 ने भी हमारे को पावर से स्टेट को दिया है कि वो कर सकता है।
तुम ये महीने के अंदर करो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट को गिरा देंगे। ये वडेट्टीवार भुजबल सबके सामने मैंने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा चैलेंज किया लोनवाड़ा के बड़े प्रोग्राम। चलने की ताकत तुम लोगों ने मुझ में दी और अल्लाह ने दी। आप लोगों ने मुझ में वो ताकत बोलने की दी, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे आमदार नहीं बनना, खासदार बनना नहीं, मुझे मेरी कौम का मुझे देखना है, मेरी कौम को क्या मिल सकता है वो मुझे देखना है। मैं क्यों डरूं इनसे, मैं क्यों झिझकूं? आज मैं बताता हूं आपको कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि मैं एक आदमी का नाम देकर के आया था और नाना पटोले को मैंने ये बोला था कि नाना पटोले ये मुसलमान नाम है, एमपीएससी में हमेशा एक मुसलमान होता है, आना चाहिए। नाना पटोले ने मेरे को वादा करा, शब्बीर भाई 101% आएंगे। मैंने वो हज कमेटी के चेयरमैन मकसूद साहब है उनका नाम दे के आया था कि काबिल आदमी है उसका नाम दो। नाना पटोले ने परसों नाना पटोले से बात कर बोले, और आजकल डिक्लेयर हो गए कल 3 नाम, 4 भेजना चाहिए तो बोले हमने 4 भेजे, धोखा दिया, 3 ही भेजा मुख्यमंत्री ने। और तीनों किसके नाम भेजा मालूम? सबके सब मराठा, ओबीसी भी नहीं है और माइनॉरिटीज भी नहीं। मैंने सारे ओबीसी के नेताओं को बोला, उन्होंने बोला नहीं हम उसके खिलाफ जाएंगे। गवर्नमेंट वडेट्टीवार भी बोला, उसका स्टेटमेंट आया, शब्बीर भाई तुम सही बोले, हम खिलाफ जाएंगे गवर्नमेंट। तीनों के तीनों मराठा, क्या बात है भाई? माइनॉरिटीज नहीं है, ओबीसी नहीं है। लो एक तीनों पार्टियां किसकी है? शिवसेना की, राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की। ठीक है शिवसेना नहीं देती है, जाने दो। राष्ट्रवादी तो मुसलमान दे सकती, कांग्रेस तो मुसलमान दे सकती, किसी ने भी नहीं दिया। तो एक मुसलमान नाम था उसका पीछे कर दिया। बैकवर्ड कमीशन में वही हुआ, वही लड़ाई लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम से। और मैं आज जो कहने के लिए आया हूं कि ये जो हमारा जात न्याय जनगणना जो है, मर्दमशुमारी है, वो 21 चढ़ा है, ये हाथ से चले गया। आज भुजबल साहब का भी एक स्टेटमेंट कल वैसा मेरे साथ वेबिनार में थे, मैं वहाँ हाफिज भाई के पास बैठा था, वेबिनार था, मैं भुजबल साहब भी थे, वडेट्टीवार थे, और मैंने बहुत सड़का के उनको सुनाया इनके पास ही का नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं, बोले यार अगर ये नहीं हुआ तो सब नहीं, तो पूरा जो ओबीसी का हिंदू हो मुसलमान हो इनका रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। आज स्थानिक स्वराज्य हुआ, कल तालीम में हो जाने वाला है, कल नौकरियों में हो जाने वाला है। सब जो कुछ भी हमारी 42 साल की चढ़वड़ थी, जो हमने मेहनत की थी, वो खत्म और पानी फिरने वाला है। इसके लिए इतने इसमें भी इस कोविड के इसमें भी मुझे लोग बोले आप 74 साल के हैं यार, कहाँ फिर रहे, काहे को फिर रहे? फिर भी मैं कंटिन्यू फिर रहा है, मेरे प्रोग्राम पूरे निकाल करके देखो। एक जैसे अवेयरनेस लाने, जैसे हिंदू लोगों में आया वैसे मुसलमानों में भी होना। ये वक्त फिर गया हमारा, फिर रिजर्वेशन की बात करो। मुसलमानों को तो मिलता ही नहीं, क्योंकि मराठों को नहीं मिलने वाला है, उनको नहीं मिलेगा तो उन्होंने जैसा कहा कि मुसलमानों को भी नहीं मिलेगा, तो वो जो मिल रहा है वो भी हमारा जाने वाला है। इसके लिए हमारे को जागरूक और बेदारी हो, जहां भी जरूरत पड़े, चाहे हिंदू ओबीसी के साथ कंधे से कंधा लगा के जहां हम बुलाते हैं, एक ताकत का मुजाहरा है कि हम अगरचे जिस तरीके से पहला करें, तो गवर्नमेंट को चाहे वो सेंट्रल की हो मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो हमने आज चैलेंज करे कि 2024 बहुत करीब आ रहा है। ओबीसी हिंदू ओबीसी को मेरा सब चैलेंज करता है कि मोदी को किसने चुना के लाया? सब हिंदू ओबीसी ने लाया है, ब्राह्मणों ने नहीं लाए चुन के। उनके वोट है कितने? बाबरी मस्जिद किसने शहीद करा? ये ओबीसी के, हिंदू ओबीसीओं ने। सही बात है, कर रहा कौन? सब कर रहा। मैं बोलता हूं, डंके की चोट से बोलता हूं, सही है, वही है। सब वोट उनके ज्यादा है, बिठाया किसने? इनके साथ नाइंसाफी हुई थी ना इतने जमाने से करके, उन्हें समझे थे कि वो एक तेली है, वो अपना वायदा करेगा, चलो उसको चुना के सारे ओबीसी ने उसको वोट दिए और ले आया। आज वो ओबीसी को समझ रहा कि ये तो साला उनसे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है, अपना तो रिजर्वेशन ही खत्म कर रहा। सारे ओबीसी के आज समझ में आ रहे, वो तेली समझ के उसको चुन के दे दिया सारे ओबीसी ने। और आज देश की हालत देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है। आरएसएस का माइंड है वहां, तेली समाज का प्रधान जरूर है, मगर चला रहे तो कोई और ही लोग उसको। तो ये वक्त आ गया है, इस वक्त हमको जागरूक और बेदार होना चाहिए। और ये जनगणना हो रही है, कराना डिस्ट्रिक्ट में हो, यहाँ धरने देना हो, कलेक्टर को मेमोरेंडम देना हो, कहाँ भी हो, प्राइम मिनिस्टर को देना हो, राष्ट्रपति को देना हो, मुख्यमंत्री को देना है, राज्यपाल को देना हो, यहाँ की संगठन नौजवान है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन लोगों ने काम करना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मुसलमान भी बहुत पीछे है, आगे है। कलेक्टर को दो, तहसीलदार को दो, राष्ट्रपति को दो, सब जगह भेजो निवेदन कि इस साल
जनगणना होना चाहिए और पेरिकल डाटा कोई मुश्किल काम नहीं है, वो सारा रेजोल्यूशन मिलेगा, महीने भर के अंदर दो, नहीं तो इसका अंजाम अब आने वाले दिनों में बहुत करीब है, आपको नजर आएगा। यही बातें कहते हुए मैं आपको अवेयरनेस की बातें जो कर रहा हूँ, आपको जागरूक जो करने की बात कर रहा हूँ, जो सुबह से शाम तक फिर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जाग जाओ। जैसा शफीक कुरैशी ने बोले, सत्तार भाई ने बोले, हम कोई भी पक्ष में रहो, पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, मगर जहां समाज की बात आ जाए सब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। समाज की बात कोई करता हो तो पार्टी विटी मत देखो कि ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी, नहीं, एक जगह आ जाओ। और एक जगह जिस दिन आ जाएंगे, दस्तूर का दिया हुआ हक आपका कोई छीन नहीं सकता। यह मैं दावे के साथ आपसे बात कहता हूं और यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय। मैं आज के